आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबतों में डाल दिया है और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें बढ़ गई हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू बना हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान को टोंक में पानी के बहाव में फंसकर कुछ लोग बह गए और उत्तराखंड के चमोली में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी है। वहीं जमीन खिसकने से मकान जमींदोज हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और इन 5 तस्वीरों के जरिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का कहर किस तरह लोगों पर टूट पड़ा है। लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। जगह जगह रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं ताकि लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। खाने और रहने की भी अब दिक्कतें सामने आने लगी हैं क्योंकि लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया है, जिसकी वजह से उनके सामने रहने की दिक्कत हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ और बारिश में बेघर भी हो गए हैं और ऐसे लोगों तक प्रशासन वहां पर मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। राजस्थान का कोटा बारिश से बुरी तरह बेहाल हो गया। शहर की सड़कें पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया। दुकान, मकान सब कुछ सैलाब में डूबे हुए नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। इस दौरान जो लोग मजबूरी में घरों से निकले वो गर्दन तक पानी में डूबे हुए नजर आए। हालात ये हो गए कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और दरिया कहाँ है। तालाब बने शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई हैं क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं राहत और बचाव के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। राजस्थान के कोटा का हाल बेहाल है क्योंकि लगातार बहुत दिनों से वहां पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने वहां अलर्ट भी जारी किया गया है और स्थितियां बद से अब बदतर होती जा रही हैं। गलियां, सड़कें, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं और एनडीआरएफ की टीमें उन्हें ढूंढ ढूंढ कर वहां से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कुछ जिलों में आई बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ओम बिरला आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आसमान से बरसी इस आफत की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल से आज तक आज फिर दौरे पे जा रहे हैं। आप कल सांगोद गए थे और जैसी स्थिति थी आपने कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर से स्थिति दिखाए, रेस्क्यू कल किया गया। काफ़ी प्रभावित इलाका काफ़ी है। पूरे संभाग के अंदर अतिवृष्टि के कारण अधिकतम खेतों में ने देखा कि फसलें खराब हो चुकी, पानी भरा हुआ था। जब मैं बाई रोड चला तो वहाँ देखा कि कई गाँव के अंदर गया तो वहाँ पर मकान टूटे हुए थे, कच्चे मकान टूटे हुए थे, पक्के मकान भी टूटे। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। खासतौर पे इटावा में हम घूमे थे, मकान लोगों का जो पानी से बहाव से मकान बिल्कुल चले गए, लोग सड़क पे आ गए। मकान बड़ी संख्या के अंदर गिरे हैं। जो अभी सर्वे आया 4000 मकान करीबन, जिला कलेक्टर ने सर्वे बताया कि इटावा में 4000 मकान गिरे हैं। पूरे संभाग में बड़ी संख्या में मकान गिरे हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया है कि मकान का मुआवजा तुरंत मिले, तुरंत सर्वे हो ताकि वो अपना मकान बनाकर सामान्य जीवन जी सके। जहाँ पर सरकार मकान नहीं बना पाएगी, हमने पिछली बार भी जनसहयोग से बनाया था, इस बार भी जनसहयोग से उनको छप्पर दिलाएंगे ताकि वो सामान्य जिंदगी जी सके। राजस्थान में बुरे हालात हैं जिसको लेकर खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताई है और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें ओम बिरला अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा करने के बाद प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए, जबकि दूसरी तस्वीर कल की है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था।
आज भी वो दौरे पर निकले हुए हैं। कल भी उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से हवाई जायजा लिया, एक बार हालात जाने कि आखिर कहां-कहां सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और उसके बाद वो मोटर बोट के जरिए, एनडीआरएफ की मोटर बोट के जरिए उन्होंने इलाकों में जाकर जमीनी स्तर पर जो वहां जमीनी हकीकत है उसको जानने की कोशिश की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और आज भी वो अपने दौरे पर निकले हुए हैं। बाढ़ पर बैठक भी उन्होंने की है और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राजस्थान के टोंक में आसमान से बरसी आफत की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। हालात ये हो गए हैं कि रास्तों में पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज धार के बीच एक ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पानी में बहाव में फंस गया और थोड़ी देर बाद वो उसी पानी में समा गया। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार लोग पानी में डूबने लगे, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह पानी में डूब रहे लोगों को निकालकर उनकी जान बचा ली। तस्वीरें आप देखिए किस तरह ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश हो रही थी राजस्थान के टोंक में, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैक्टर पानी में अचानक से डूब जाता है और ट्रैक्टर का नामो निशान तक नहीं दिखता और किस तरह उसके पीछे बैठा युवक कूद पड़ता है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही वहां आसपास मौजूद लोगों ने ये नजारा देखा, तुरंत ट्रैक्टर के भीतर मौजूद लोगों को बचाने की कवायद शुरू हुई और उसके बाद गनीमत ये रही कि इन लोगों को बचा लिया गया है। राजस्थान के टोंक की तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ से बुरा हाल है और लगातार नदियों का जलस्तर वहां बढ़ता जा रहा है। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वजह से वहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोटा के सांगोद इलाके में आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इलाके में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टापुओं पर फंसे हुए हैं। इन सभी को निकालने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचंड लहरों के बीच यहाँ जिंदगी बचाना हरगिज आसान नहीं है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई है। लगातार 8 दिनों से हो रही बारिश ने सांगोद कस्बे को उजाड़ कर रख दिया है। महज 3 घंटे के अंदर नदी में आए उफान ने पूरी आबादी को अपने शिकंजे में कस दिया। कई इलाकों में 6 से 7 फीट तक लबालब पानी भरा हुआ है। राजस्थान के कोटा का नजारा देखिए जहां पर सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर पहले से ही एक नदी बह रही हो। लगातार वहां पर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह एनडीआरएफ की टीम की दाद देनी पड़ेगी, वो लगातार वहां पर जुटी हुई है। जो फंसे हुए लोग हैं उनका पता करके उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अपनी जान दांव पर लगाकर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो वहां पर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब की मार ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के गांव टापू बने नजर आए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 260 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीर है। एनडीआरएफ किस तरह लोगों की मदद कर रही है, उनको सुरक्षित मोटर बोट के जरिए बाहर निकालने की कोशिश है बाढ़ के पानी से। आप देख सकते हैं तस्वीरें। अपनी जान दांव पर लगाकर एनडीआरएफ लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में है। बद से बदतर हालात है मध्य प्रदेश के भी, जहां पर बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। गाँव में, गलियों में, सड़कों में हर जगह पानी घुस आया है और लोगों को अब वहां से बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगह से जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली में जोशीमठ के पास एक जमीन खिसकने से एक मकान जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां पास के ही होटल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ये आशंका अब जताई जा रही है कि होटल भी कभी भी धराशायी हो सकता है। जमीन खिसकने के बाद मकान की दरारें आ गई, जिसके बाद वो धराशायी हो गया। और देखिए ताश के पत्तों की तरह किस तरह मकान जमींदोज हो गया है। पहाड़ से टूटकर वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं अब उनमें भी दहशत का माहौल है। लोग किस तरह देख रहे हैं इस नज़ारे को, क्योंकि अब उनके भीतर भी एक डर होगा, क्योंकि उनके मकान भी पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। और जब बारिश का भार ये मकान नहीं सहन कर पाया, उसमें दरारें पड़ गई और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह वो जमींदोज हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और का किस तरह कहर बरपा है।
यूपी के जालौन में यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां कई गांवों में पानी भर गया है, जिसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से कोटा से 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जालौन और उसके आसपास के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। खेत, खलिहान, दुकान, मकान सब के सब पानी में डूबे हुए नजर आए। किसी तरह नाव पर सवार होकर वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर जाते हुए नजर आए। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है नदियों का। यूपी के जालौन की ये तस्वीर है। लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश भी कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लेकिन लोग ऐसे कई हैं जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों के भीतर पानी आ गया है, जो अपनी घरों की छत पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर अब हो गए हैं। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश की वजह से वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि वहां नदी किनारे मौजूद घाट और मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक बढ़ गया। इस दौरान वहां कुछ लोग गंगा के पानी में नहाते हुए भी नजर आए, जबकि प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे दूर रहने की चेतावनी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां मानने को तैयार नहीं है। वाराणसी में किस तरह मंदिर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार वहां बढ़ रहा है और ऐसे में नदियों के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अब ताइवान की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताइवान में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और ऐसे ही एक नदी पर बना पुल तेज धार की चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि कुछ सेकंड में नदी पुल को अपने साथ बहाकर ले गई। ताइवान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ताइवान से तस्वीर आप देख सकते हैं। बहाव आप देखिए पानी का कितना जोरदार है, जिसके सामने को किसी के भी टिक पाना मुश्किल है। पानी की जिद देखने को मिल रही है लगातार। आसमानी आफत बनकर इस वक्त बारिश जिस तरह हमारे देश में, भारत में तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं ताइवान की ये तस्वीर आप देखिए। एक पुल वहां पर धाराशाही हो गया, क्योंकि बारिश का भार वो पुल सह नहीं पाया और उसके बाद पूरा का पूरा पुल पानी में ही बह गया। तस्वीरें आपके सामने है। जलस्तर किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश ताइवान में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वहां भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी, तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान भी हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। भारत ही नहीं, टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया है और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे हैं। देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नीरज ने जो कर दिखाया है उसकी वजह से पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, चाहे वो उनके सेना के साथी रहे हों या फिर परिवार में जश्न का माहौल हो, या फिर बात कर लें अगर जापान की, तो वहां पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वो फैंस जश्न में इस वक्त डूबे हुए हैं, क्योंकि भारत के लिए नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर अब वापस लौटेंगे। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर दिखे। आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई भी दी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है और उन्हें बेहतरीन एथलीट भी बताया। नीरज,
कंग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग थी। वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही, वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल, और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब कई बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड, आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में ही रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही तो सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई, क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी। हाँ जी, तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे। तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर जल्दी, फिर सुबह फिर जल्दी उठ गई, तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई आज की। और फिर कल का थका हुआ भी था। पर पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है। और ये जो 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 खुशी मिली है अपने पूरे देश को, तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे है। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था, और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जितनी भी जो भी थ्रो लगी है मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं, ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही अब पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है। तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी और वो काफी अच्छी थ्रो गई, 87 प्लस। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी। तो काफी हाँ, अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी, पर हाँ बिल्कुल इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। और हाँ। काफी काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है। तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो, लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है। मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे, मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था। तो हम 12 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो
बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत ही अच्छी उन्होंने थ्रो किया इस साल, बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास जी गोल्ड मेडल है। और हाँ जी, जी जी। आपने अपनी विन ये मिल्खा सिंह को डेडिकेट की, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एक उनका एक बहुत बड़ा सपना था ये, और मिल्खा सिंह जी के साथ साथ पीटी उषा मैम हैं और जो भी इंडियन एथलेटिक्स के काफी अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिनका एक सपना था कि ओलंपिक मेडल हमारे देश का हो। और अगर नेशनल एंथम बजे तो वो तो एक अलग ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसे रह गया था कि यार हमारा मेडल नहीं आ पाया कि। और मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। बस दुख इस बात का कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन जो भी है वो, जो भी अगर मान लो, अगर सब बोलते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, तो अगर वो सच में ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आज इस जी मेडल को देख के। जी जी, वो भी बहुत खुश हैं। पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सारे एथलेटिक्स के जी हमारे अंजू, चैंपियन, पूरे हमारे देश के सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 2019 में इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी भी हुई थी, इतनी जल्दी आपने कैसे बाउंस बैक किया कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे आ गए अपने? जी बाउंस बैक ऐसे जल्दी तो नहीं है, एक पूरा साल तो मेरा बीच में वेस्ट हो गया था, मतलब 2019 है मेरा, मैं कुछ नहीं खेला उसमें, तो एक साल लगा रिकवर होने में। और इंजरी काफी, मेन टूर्नामेंट थे, मेन कंपटीशन थे उस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी, डायमंड लीग थी। तो वो साल पूरा इंजरी की वजह से गया, लेकिन काफी टाइम मिल गया मुझे रिकवरी करने के लिए। फिर 2020 में जब वापसी हुई तो वो काफी अच्छी हुई। पहले कंपटीशन में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। हम्म। तो वो वही है कि वो जो जो मेरा रिहैब चल रहा था और जो भी बीच में इंजरी के बाद का जो टाइम रहा, वो बहुत फोकस रह के और बहुत मतलब डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग की, और अपने जो भी वीक पॉइंट थे, जो ऐसा बॉडी में ऐसा लगता था कि मैं अ, और ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता हूँ, तो हमने उन पे काम किया और इसीलिए अच्छे से कम बैक हो पाया। जो जो टाइम मिला था बीच में इंजरी के बाद, हमको उसका एक सही तरह से फायदा उठाया और जी अपनी अच्छे से ट्रेनिंग की। जी। आ, आज जब आप देखते हैं, आपने 2016 से बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आप एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, अंडर 20 में आपने रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियनशिप जीती थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप, अब ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। तो आप 5 साल जी से गोल्डन बॉय रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स के। मैं जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वापस देखते हैं तो क्या याद आता है अपने सैक्रिफाइस का और अपने फैमिली के सैक्रिफाइस का? क्या मोमेंट याद आता है? क्या सबसे टफ घड़ी रही है? टफ घड़ी तो देखो स्टार्टिंग में ही होती है कि अ, परिवार को इतना पता नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मुझे हम्म, फाइनेंशियल तरीके से, चाहे ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्होंने मेंटली हमेशा मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, तू बस अपना गेम कर, अपना 100% दे उसमें और अपनी पूरी मेहनत कर, बाकी जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और यही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, उतनी बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो मेंटली हम्म, सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप बस अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना तू पूरी मेहनत कर, बाकी पीछे हम्म। से हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद और ज्यादा उसमें जोश हो जाता है फिर। जी। आखिरी सवाल, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके पास और भी ओलंपिक्स के मौके हैं, और भी चैंपियनशिप्स के मौके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है। आपका पर्सनल टारगेट क्या है? आपने 88.06 अपना पर्सनल किया है, पर्सनल टारगेट जी क्या होगा आपका? कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं? देखो, अब मैं काफी, वही मैं बता रहा था कि 90 मीटर के काफी क्लोज हूँ, और 90 मीटर एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है जेवलिन थ्रो में। तो हम्म, बिल्कुल सबसे पहला टारगेट वही है। और ज्यादातर मैं वही बोलता हूँ कि मेरा डिस्टेंस से कोई मेरा टारगेट नहीं होता है, और मैं किसी एक कंपटीशन में ऐसा डिस्टेंस का टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। कई बार मैं बता दूं कि नहीं, मैं इस कंपटीशन में 90 मीटर प्लस करूंगा, वो कभी भी हो सकती है। मेरा टारगेट इसी साल करने का था, लेकिन अब पता नहीं क्या कुछ हुआ। तैयारी तो मेरी बढ़िया थी, लेकिन हाँ,
ये मेरे को लगता है कि 90 मीटर से ज्यादा जरूरी अपने गोल्ड मेडल था, तो ये अपने पास है। जी जी। और मैं बिल्कुल आगे मेहनत करूंगा और 90 मीटर को जल्दी अचीव करने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो। आपका Thank you. इंतजार हो रहा है इंडिया में। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस Thank you. एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप विनिंग गोल्ड्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी खुशी जताई और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। नीरज अब गोल्ड लेकर आ गए, शादी वादी का क्या सीन है, उनका क्या प्लान है आगे? रिश्ते आ रहे होंगे पहले से, जाहिर सी बात है, और अब क्या आगे? रिश्ते का तो ये है जी, अगर शादी के लिए नीरज से बात की जाएगी। अच्छा। अगर मान लो नीरज तैयार है तो परिवार भी तैयार है, वरना अगर आगे उनकी शायद एक डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर वो खेलना चाहेंगे और आगे करना चाहेंगे करियर तो पर फोकस हाँ बिल्कुल करियर पर फोकस करना चाहेंगे तो परिवार उनके साथ है। अच्छा ये बताइए, उनको चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा शायद बनना, एक बार दिखाइए जरा, किचन में आइए हमारे साथ। जी देखिए यहाँ पर मैं उनकी किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किचन में काम हो रहा है, और देखिए जो किचन है ठीक ठाक बड़ी है। यहाँ पर ये चूरमा भी आप बना रहे थे, ये देखिए। आपको मैं बता दूं, दरअसल चूरमा बेहद पसंद है नीरज को। उनकी मम्मी ने कल बताया कि वो इस बार तो नहीं रुकने वाला है, साल भर से उन्होंने चूरमा नहीं खाया है। देखिए ये चूरमा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए, और आप नीरज के क्या लगते हैं? ताई लगती है। ताई हैं आप नीरज हाँ, के? अच्छा। गुड्डी नाम है। तो ये बताइए ताई जी, ये क्या चूरमा बना रही हैं आप? चूरमा बनाया अपने बेटे के लिए। अच्छा। आस ला रहे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है, और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर, हाँ। रोटी डाल कर, बूरा डाल कर, अच्छा। हाँ, और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ। तो और अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं, पहले सबसे पहले ये चूरमा तो पेश पहले किया जाए। पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ। पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो ताई जी। अच्छा बेटा तेरे को तो देखिए ये ताई जी चूरमा बनाएंगी, और उनकी घर में दूसरे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा, नीरज की बहन है। हाँ जी। आप भाई को चूरमा पसंद है, अभी उसकी तैयारी जी चल रही है? बिल्कुल, हाँ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश दुनिया सलाम कर रही है नीरज वो को। हम बयान नहीं कर सकते इतनी खुशी है हमें। अच्छा। हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जब नीरज का गेम कल चल रहा था और वो फाइनल की जीत की तरफ थे तो बहुत ज्यादा खुशियां उनके यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक और सदस्य बैठी, उनसे हम बात करते हैं। जी भाभी हैं। हाँ जी, देखिए मैं नीरज नीरज की की भाभी हूँ। भाभी है। आप बताइए क्या कहेंगे? देवर जी तो गोल्ड ला रहे हैं, सोना ला हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि हाँ। मेरा देवर गोल्ड जीत कर आया हाँ। है। एक देश के लिए इनाम कमाया है कि हमारा हाँ। देश विश्व में पहले नंबर पे आया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देवर और भाभी की बॉन्डिंग होती है एक? हाँ जी, बहुत कम हुई है, मतलब हाँ। शादी हुई थी तभी वो पहला उसमें जीत गया था। अच्छा। फर्स्ट प्राइज जीत गया था उस टाइम। तो देवरानी कब आ रही है आपकी? देवरानी तो अभी तो मना कर रहे हैं अभी शादी अच्छा, के मना लिए। कर रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब पहला ओलंपिक के बाद सोचेंगे। ओलंपिक अच्छा। हो चुका है, अब सोचेंगे कि वो कब होगी। मतलब अब तो देखना पड़ेगा अब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला जारी है और उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अलग अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। देखिए तस्वीरें किस तरह जालंधर यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया जा रहा है। जो उनके साथी थे, यहां से उन्होंने पढ़ाई की है नीरज चोपड़ा ने, और वहां पर भी जश्न का माहौल है।